नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 15 से 16 जुलाई 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी यहाँ पर हमेशा की तरह हम आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अच्छा, वैसे छात्र, वैसे अभ्यर्थी जो पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये बिहार पे केंद्रित ये सीरीज है। आप अपने आगामी एग्जाम को लेकर यहाँ पर क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस वीडियोज को अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसे जरूर देखिएगा, खास करके जो मंथली वाला जो बिहार स्पेशल हमने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए हाल ही में मिशन निपुण की शुरुआत किया है। एक अभियान के रूप में इसकी शुरुआत किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो ये जो अभियान है ये केंद्र सरकार की अभियान है या फिर केंद्र सरकार की योजना है। इसी के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की तिथि को क्या गया था। आपको हमने डिटेल जानकारी दिया था, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021 को, ये हमने बताया था। साथ ही आपको ये भी हमने बताया था कि उस समय केंद्र में यानी कि भारत के जो शिक्षा मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बिहार के, अगर हम शिक्षा मंत्री की, तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉमन सी जानकारी है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे कि रिसेंटली बिहार स्पेशल जनवरी से जून वाला जो अपडेट हुआ है, ये आपको जो दिख रहा है पीडीएफ, इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो हमने दिया है बहुत अच्छे तरीके से दिया है। जैसे कि अभी जो बीपीएससी का बदलता हुआ स्वरूप है, जैसे कि प्रश्न जो मतलब जो चीजें खबरों में रहती है तो मिलता जुलता फैक्ट पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप यही प्रश्न को देखिए, क्योंकि अभी ये खबरों में है, मिशन निपुण को एक अभियान के रूप में शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 5 जुलाई 2021 को। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाती है। तो इस चीज का बखूबी ध्यान रखा गया है, और ये तमाम पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह आप हमारे बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के जरिए इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एक नाम मात्र की फी के साथ ये तमाम चीज आपको मिलेगी। आप जब भी ज्वाइन करेंगे, ये जनवरी 2023 से अब तक का डेली और मंथली साथ साथ ईयरली संग्रह आपको मिल जाएगा, और जितने दिनों का आपका प्लान होगा उतने दिनों तक ये आपको आगामी मतलब आगे मिलता रहेगा। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की पहचान करना है, तो सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। पहला विकल्प है कि बिहार इसमें शीर्ष पर है, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया है, तो ये कथन हमारा असत्य है। दूसरा कथन है कि दिल्ली शीर्ष पर है, तो ये भी असत्य है। गोवा शीर्ष पर है, तो ये भी असत्य है। यहाँ पर सत्य यही है, विकल्प नंबर डी, यानी कि बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब संबंधित तथ्यों की हम चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखेंगे, ये रिपोर्ट अभी हाल ही में या फिर ये सूचकांक हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया, और जैसा कि हमने बताया कि नीति आयोग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। कोई भी प्रश्न किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो नीति आयोग ने हाल ही में 12 जुलाई 2024 को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया है, और इस रिपोर्ट को लेकर जो बातें यहाँ पर लिखी गई है, जो हमने आपके समक्ष रखा है, सभी को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, यह इंडेक्स जो है, ये जो सूचकांक है, ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर विकास का मूल्यांकन करता है, जिसमें टिकाऊ विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी, अर्थात यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, या फिर यूं कहें इसका जो पूरा रूप होता है, जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसको हासिल करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। और एक जरूरी बात यहाँ पर इस सूचकांक से संबंधित ये भी है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार अंक की गणना की जाती है, जो कि 100 अंकों में से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को खास करके अंक प्रदान किया जाता है। उसी के आधार पर यह रैंकिंग तैयार होती है। ओवरऑल अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, औसतन मतलब कि पूरे भारत की हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार भारत का एसडीजी स्कोर जो है, ये 2020-21 में 66 अंकों से बढ़कर 71 अंक हो गया। तो ये भारत के संदर्भ में ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर ये तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये बढ़कर 2023-24 में जो नवीनतम रिपोर्ट है, पिछले रिपोर्ट से पिछला जो रिपोर्ट है ये 2020-21 वाला है, और अभी 2023-24 वाला आया, इसमें जो बढ़कर ये हो गया है, ये 71 हुआ है। अच्छा, इस रिपोर्ट में अगर हम राज्यों की बात करें तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार केरल और उत्तराखंड,
79 अंकों के साथ, यानी कि 79 अंकों के साथ शीर्ष पर है। संयुक्त तौर पर इसे पहला स्थान मिला मिला है। यहाँ पर यह ध्यान रखिए, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः तमिलनाडु और गोवा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बिहार की बात करें तो 100 में से महज 57 अंकों के साथ बिहार सबसे पिछड़ा है इस मामले में। तो बिहार को लेकर ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से निकल कर सामने आते हैं वो तमाम जानकारी यहाँ पर हमने दे दिया है। चलिए यहाँ पर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में 13 जुलाई 2024 को पटना में खेलो नहीं बल्कि खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया। देखिए, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जो बिहार के मौजूदा जो खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, इनके द्वारा किया गया है। ये बातें ध्यान रखिएगा, वर्तमान में खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। अब आइए इसको लेकर जानकारी मैं आपको दे दूं। वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि बिहार के मौजूदा खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, और इन्हीं के द्वारा हाल ही में 13 जुलाई 2024 को पाटलिपुत्रा खेल परिसर कंकड़बाग पटना में जो इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पर आयोजित एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास और आर्थिक रूप से खिलाड़ियों को सक्षम बनाने के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना के पोर्टल का उद्घाटन किया गया। अच्छा, आपको मालूम होगा इसकी घोषणा जब हुई थी, जब ये सारी बातें चल रही थी, तब भी ये तमाम चीजें हमने आपको बतलाया था। अच्छा, बिहार को लेकर खेल और खिलाड़ियों के संदर्भ में हम आपको जानकारी देते रहते हैं, तो ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न तो कॉमन रूप से किसी ना किसी रूप में आपके एग्जाम में जरूर होगा। ठीक है, फिलहाल इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ी चर्चा किया था। अब यहाँ पर विकल्पों पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे सुरेंद्र मेहता की, तो ये वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री हैं। मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और साथ साथ इन्हें कृषि मंत्रालय का भी कार्यभार दिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संयुक्त रूप से बिहार के जो कृषि मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये कौन है तो मंगल पांडे हैं। सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और वो सभी विभाग जिन्हें मतलब जो विभाग किन्हीं को आवंटित नहीं हुआ है वो सभी नीतीश कुमार के अंतर्गत है। और आपको ध्यान रखना है कि नवी बार रिसेंटली बिहार के मुख्यमंत्री पद की ये शपथ ले चुके हैं। सर्वाधिक 17 बार गांधी मैदान में बतौर कह सकते हैं मुख्यमंत्री झंडा फहराने वाले कह सकते हैं नेता हैं। ये नेता नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हैं। बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक 17 बार इन्होंने तिरंगा फहराया। अब तक जो रिकॉर्ड था 14 बार का, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था। ये चीजें हमने बतलाया। ये तमाम बातें आपको भी ध्यान होना चाहिए, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक ऑफर की जानकारी आप सबको को दे दूं, थोड़ा सा आपका समय लेंगे। जो लोग इस कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और घर बैठे अगर 70वीं बेसिक एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम मटेरियल आपको इसमें उपलब्ध किए जा रहे हैं, और जो अभी लाइव टेस्ट संचालित हो रही है ये भी इसी में इंक्लूडेड है। ये तो लाइव मोड में है, अगर आपसे लाइव नहीं ज्वाइन करते हैं तो बाद में भी अपने समय के अकॉर्डिंग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 40 फुल लेंथ टेस्ट आपको इसमें मिल रहे हैं, 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है, और भी कई प्रकार के टेस्ट हैं जो कि आपको इसमें मिलेंगे। दरअसल यहाँ पर ऑफर की बात करें तो एक कूपन कोड आप सबों के लिए उपलब्ध है NEW। जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो परचेज करते समय जहां पर कूपन कोड डालने का ऑप्शन होगा, वहां पर अगर आप NEW अप्लाई करेंगे या फिर एप्लीकेशन पे भी वो टैब आपको दिख जाएगा। ऑफर की जानकारी एप्लीकेशन पे भी मिलेगी, जस्ट उसको आप टच करेंगे तो वहां पर ये कूपन एप्लीकेबल जब रहेगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। और ये ऑफर का लाभ आप ले सकते हैं 18 जुलाई 2024 तक। ये आप ध्यान रखिए, महज 299 रुपये में तमाम जो हमारे मटेरियल हैं आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और एक खास बात, इस सीरीज के जो वीडियोज को आप लोग देखते हैं, जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, तो इसका सारा नोट्स, चाहे वो कोई भी नोट्स हो, जैसे कि अभी जनवरी से जून तक वाला जो नोट्स अवेलेबल हुआ है, इसके अतिरिक्त सभी नोट्स वो सभी आपको इस कोर्स में उपलब्ध कराया जाएगा। और एक खास बात यहाँ पर यह है कि आप तमाम स्टडी मटेरियल और साथ साथ जो लाइव टेस्ट है वो हमारे bpscmaker.com जो वेबसाइट है इसके थ्रू भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस यही है, जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन का ID और पासवर्ड होगा उसी से आप bpscmaker.com यानी हमारे वेबसाइट पर जाके विजिट करेंगे, लॉगिन वाले सेक्शन पर जाके लॉगिन करेंगे, वहां पर उसी ID और पासवर्ड से उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि एक ही ID से आपके फोन पर, आपके कंप्यूटर PC आदि पर ये उपलब्ध होगा। ठीक है, तो केवल 299 रुपये में ये तमाम मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का आकलन किया गया है। जो संस्था होती है, मतलब बहुत सारी संस्था जो इस तरह का आकलन करती है,
तो ऐसे में देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं किस संस्था के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 7% रहने का आकलन किया गया। अभी जो इसमें नाम आपको दिख रहा है इसमें से राइट आंसर होगा नीति आयोग। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसको विस्तार से समझिएगा। नीति आयोग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है और ऐसे में यहाँ पर हमने वो चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस पॉइंट को लिखा है। देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में यानी कि 2024-25 में इसकी हम बात कर रहे हैं वर्ष में यानी कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का आकलन किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें 3-4 पॉइंट को हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। योजना आयोग के स्थान पर स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। उस समय प्रधानमंत्री थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पर ही इसकी स्थापना हुई थी। और जो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग जो है ये सरकार का एक प्रकार से थिंक टैंक है। नीति आयोग को लेकर आपके बीपीएससी एग्जाम में अब तक 2 या 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक तो यही पूछा गया कि नीति आयोग में सबसे पहला बार ये पूछा गया था कि नीति का फुल फॉर्म में मतलब जो नीति का जो फुल फॉर्म है ये क्या है। तो ये फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये इसका पूरा रूप होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, या फिर यूं कहें कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो यही मतलब नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से योजना आयोग के अध्यक्ष जो मतलब होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, और उसी प्रकार से इसमें भी नीति आयोग में भी है। अच्छा, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ये ध्यान रखिए। और वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये कॉमन सी जानकारी है और आप सभी को याद रखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर हम आपके साथ चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। हालांकि समय समय पर जो संस्था के द्वारा जारी होती है वो हम आपको बतलाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए हम बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक को लेकर। दरअसल रिजर्व बैंक अभी हाल ही में पिछले महीने ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर आकलन जो किया था, इसके आधार पर 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना, तो 7.2%। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि उर्जित पटेल के स्थान पर है। 2023 में इन्हें केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों के अंतर्गत गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। हालांकि ये आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं जब इन्हें यह सम्मान मिला है, लेकिन पहले गवर्नर थे रघुराम राजन, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया था आरबीआई के इतिहास में। अच्छा, आरबीआई के लोगों को लेकर एनटीपीसी एग्जाम में रिसेंटली प्रश्न पूछा गया है। आरबीआई के लोगों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे ताड़ का पेड़ है और ये है बाग। तो ये ध्यान रखिए, बाग और ताड़ का पेड़ यानी कि जो पाम ट्री है ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि नाटो के मौजूदा महासचिव का नाम क्या है, जिन्हें अभी हाल ही में 9 जुलाई 2024 को जो बाइडेन द्वारा अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, एक तो यहाँ पर इस वजह से ये खबरों में है, साथ ही साथ जिस शख्स को ये सम्मान मिला है वो एक बड़े पोस्ट पे हैं, एक बड़े संगठन का महासचिव हैं। उनका नाम क्या है? हालांकि नाटो के महासचिव को लेकर एक सप्ताह पहले हमने आपको जानकारी दिया है। आई थिंक एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, ये जानकारी हमने रिसेंटली आपको दिया है। फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, वही सारी जानकारी यहाँ पर लिखा गया है जो वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके द्वारा 9 जुलाई 2024 को नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि क्रम की दृष्टिकोण से देखें तो ये 46वें राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पर आगे हम बात करें इनके बारे में, यानी कि जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के बारे में, तो ये नॉर्वेजियन राजनेता है, यानी कि यहाँ के मतलब ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी हम आपको बतलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए 1 अक्टूबर 2014 से वे नाटो के 13वें महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। कब से? तो 1 अक्टूबर 2014 से। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो जानकारी हमने नाटो को लेकर जो अभी जानकारी खबरों में थी उसको लेकर आपको बतलाया था, नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूट को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। वे 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के नए महासचिव के रूप में
जेम्स स्टोलनेटबर्ग का स्थान लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कब? तो 1 अक्टूबर 2024 को। तो इस लिहाज से ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारी जानकारी यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आप ध्यान रखिए। हालांकि 13वें महासचिव वर्तमान में कौन है? तो जेम्स स्टोलटेनबर्ग है। लेकिन नए महासचिव कौन होंगे? ये नीदरलैंड के हैं, जिनका नाम क्या है? आपको ध्यान रखना, मार्क रूट। ठीक है, ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बारे में, इस संगठन के बारे में, नाटो के बारे में, दरअसल अभी हाल ही में नाटो का खास करके 4 अप्रैल 2024 को 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम का ब्रुसेल्स जो है शहर, यहाँ पर खास करके इसका मुख्यालय है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम नाटो के उद्देश्य की बात करें तो यूरोपीय देशों को एक सूत्र में संगठित करना और आक्रमण के समय जो भी यूरोपीय देश हैं वो दुश्मन के प्रति अवरोधक की भूमिका निभाते हैं। यही इसका एक प्रकार से मूल उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है। वो आक्रमण के समय एक प्रकार से संगठित हो जाते हैं। ये इस कह सकते हैं संगठन का यही एक प्रकार का लक्ष्य है। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना है कि मार्च 2024 में, इसी साल, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। यानी कि नाटो में अगर सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 32 देश हैं वर्तमान में। ये जानकारी यहाँ पर आप ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला 5वां प्रश्न है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में, पेंसिल्वेनिया का एक शहर है बटलर, यहीं पर एक रैली या फिर एक सभा के दौरान हाल ही में उन पर जानलेवा हमला हुआ है। अब हमने आपसे पूछा कि बताएं कि वे अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे। अच्छा, ऑलरेडी ये बीपीएससी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि वे क्रम के दृष्टिकोण से अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे। देखिए, वे 45वें राष्ट्रपति, ये ध्यान रखिएगा। और पुनः दोहरा दूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी हमने यहाँ पर, चूंकि ये खबरों में है तो इसलिए यहाँ पर रिलेट करके ये सारी जानकारी आपके समक्ष रखा है। अब इसे विस्तार से समझते हैं, दरअसल मामला क्या था, क्या हुआ, और जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे वो जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। देखिए, अमेरिका में इस साल यानी कि नवंबर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होना है। और इसको लेकर यहाँ के जो राजनीतिक दल है वो खास करके चुनाव को लेकर ये चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि 13 जुलाई 2024 को जो पेंसिल्वेनिया है, यहाँ के बटलर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और खास बात यहाँ पर यह है कि हमलावर को मार गिराया गया स्नाइपर के द्वारा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी वो कान को छूते हुए गई, और पूरा एकदम से यहाँ पर देख रहे होंगे इनके गाल पर ये ब्लड आपको दिख रहा होगा, कान और गाल पर, तो कान को छूते हुए गई। अगर संदूक से अगर यहाँ पर खोपड़ी में लग जाता तो वहीं पर ये धाराशाही हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानकारी ध्यान रखिए, 45वें राष्ट्रपति ये थे। और इसको लेकर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने नीचे दिया है। दरअसल वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है, और वे 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को पराजित कर 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। आप इन्हें जो बाइडेन को इस तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतनी ही जानकारी है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया है। तो इन्हें आप जरूर जानते हैं, इनका नाम है रजत शर्मा। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आपको जानकारी दे दूं कि इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक रजत शर्मा को पुनः 2024-25 के लिए हाल ही में 9 जुलाई 2024 को न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, इनको आप जरूर जानते हैं, यह है रजत शर्मा। आपकी अदालत इनका एक कह सकते हैं प्रमुख शो है, और जरूर आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। अब यहाँ पर देखिए, एनबीडीए की बात करें यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन की, तो भारत में समाचार प्रसारकों का एक सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें देश यानी कि भारत के लगभग सभी प्रमुख समाचार नेटवर्क शामिल है। यह एक निजी संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 3 जुलाई 2007 को भारतीय समाचार प्रसारकों द्वारा की गई थी। अच्छा, अगस्त 2021 में इस संगठन का नाम न्यूज ब्रॉडकास्टर मतलब अगस्त 2021 तक इस संगठन का नाम था न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, लेकिन उसके बाद इसका नाम दिया गया न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये नया नाम कब मिला? तो अगस्त 2021 के बाद, यानी कि इसी मतलब दौरान। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, जो जितने भी बड़े बड़े नाम देखते हैं समाचार नेटवर्क का जो भारत में संचालित हो रहे हैं, तो वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संचालन यहीं से होता है। जो भी खास करके इसमें जो बातें होती है, जो प्रोटोकॉल वगैरह होता है, वो सभी यहीं से संचालित होती है। अच्छा, रजत शर्मा को लेकर एक जानकारी आपको ये दे दूं कि रजत शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनको लेकर एक उपलब्धि ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की
अगर हम बात करें तो वर्ष 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण। अच्छा, एक चीज़ और, कल जो लाइव क्लास हुआ था, हमने आपको जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स का प्रश्नों का संग्रह दिया था लाइव बोर्ड में। 1.5 घंटे की वो क्लास थी, शाम के 7:30 बजे हमने दिया था। वहाँ पर एक प्रश्न गलत हो गया था, जो हमने आपको बतलाया था। ये पद्म भूषण को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो इसको लेकर मुझे याद आ रही है। वहाँ पर गलत ये हुआ था कि जब हम आपको मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बता रहे थे, तो शायद हमने वहाँ पर पद्म भूषण आपको पद्मश्री आपको बताया था, लेकिन वास्तव में पद्म भूषण होगा। ये चीज़ आप लोग सुधार कर लीजिएगा अगर आपने उस क्लास को देखा है तो। ठीक है, बाकी सब वहाँ पर ठीक था। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने हाल ही में 12 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये किस देश के महान गेंदबाज हैं? अच्छा, ये नाम जो आपको दिख रहा है जेम्स एंडरसन, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक है कोरी एडरसन और एक है जेम्स एंडरसन, वो अभी हम आपको बतलाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, जो विकल्प दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि जो जेम्स एंडरसन की हम बात कर रहे हैं ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, तो इंग्लैंड किसी भी विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आधुनिक क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने हाल ही में 12 जुलाई 2024 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अपने 21 साल के टेस्ट क्रिकेट कैरियर के दौरान वे 40,037 वैध गेंदें फेंके थे, और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अगर हम देखें तो 40,000 से अधिक वैध गेंद फेंकने वाले, यानी जो बॉलिंग होती है उसकी अगर काउंटिंग करें तो 40,000 बार उन्होंने वैध गेंद फेंका था, यानी कि जो खास करके कह सकते हैं वाइट वगैरह इसमें काउंट नहीं है। तो वैध गेंदों की बात करें तो ये 40,000 के आंकड़े को पार करने वाले ये पहले गेंदबाज हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। जबकि उनके नाम एक रिकॉर्ड ये भी है कि जबकि वे अपने टेस्ट करियर में गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 1862 रन दिए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक अगला पॉइंट ये है कि जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज थे, लेकिन 2014 में एक टेस्ट मैच में 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ सर्वाधिक 81 रनों की पारी खेला था। देखिए, अमूमन 10वें नंबर पर जो खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आते हैं वो मुख्य रूप से बॉलर ही होते हैं, और एक बॉलर होते हुए ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की, और ये मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस तरह डीप में जाके अब प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो रिकॉर्ड बना था, जो 81 रनों की बड़ी पारी आई थी, वो भारत के खिलाफ कब आई थी? तो 2014 में। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं, एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे कोरी एडरसन के बारे में, हालांकि इनका पूरा नाम है कोरी जेम्स एडरसन, और ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ जेम्स एडरसन की, तो ये इंग्लैंड के हैं। दोनों में डिफरेंस यह है कि अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के कोरी एडरसन की, तो ये बल्लेबाज हैं, जबकि इंग्लैंड की अगर हम बात करें जेम्स एडरसन की, तो ये तेज गेंदबाज है। दोनों में ये डिफरेंस है, आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि कोरी एडरसन को लेकर ये जरूर ध्यान रखिएगा, अभी आपने देखा भी होगा T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका की तरफ से इन्हें खेलते हुए। अब तक खास करके ये न्यूजीलैंड का हिस्सा थे, लेकिन अब शामिल हो चुके हैं अमेरिकी टीम में। अमेरिका टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ पर अमेरिकी जर्सी के साथ भी आप इन्हें देख रहे हैं, जो T20 वर्ल्ड कप में आपने इन्हें जरूर देखा होगा। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया है? देखिए, जो विकल्प आपको दिख रहा है इसमें से राइट आंसर होगा बुर्किना फासो। अभी हाल ही में यहाँ पर समलैंगिकता को खास करके अपराध की श्रेणी में रखा गया है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जुंटा के नेतृत्व वाले बुर्किना फासो ने समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाल ही में एक मसौदा कानून को अपनाया है, जो कि ऐसा करने वाला नवीनतम अफ्रीकी देश बन गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये देश का नाम है बुर्किना फासो। अब यहाँ पर देखिए, एक शब्द हमने प्रयोग किया है जुंटा। दरअसल ये होता क्या है? अच्छा, मैं भी ये पहली बार इस शब्द को सुना, और मैंने इस पर जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है वो चीजें हम यहाँ पर आपको बतला रहे हैं। दरअसल जुंटा होता क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, जुंटा जो है ये स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। देखिए, यहाँ पर इसको आसान शब्दों में इस प्रकार से समझा जा सकता है: कोई समिति या फिर प्रशासनिक परिषद, विशेष रूप से वह जो कि तख्ता पलट के बाद, यानी किसी देश में जब तख्ता पलट होती है तो इसके बाद और कानूनी सरकार स्थापित होने से पहले देश पर जो शासन करती है, यानी कि किसी देश में अगर तख्ता पलट होती है तो उसके बाद और नई सरकार का जो गठन होता है उससे पूर्व, यानी कि बीच का जो पीरियड होता है और जो शासन चलाती है, शासन करती है, उसे ही कहा जाता है जुंटा। उसके लिए एक शब्द ये प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, ये यहाँ पर आई होप समझ चुके हैं। तो इसी का यहाँ पर नेतृत्व वाले मतलब कह सकते हैं देश में इस प्रकार का भी हाल ही में कह सकते हैं समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, लेकिन यहीं पर हम लोग इसको समाप्त नहीं करेंगे, कुछ जानकारी मैं यहाँ पर अतिरिक्त आपको देने वाला हूँ। देखिए, डेनमार्क 1989 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। ये ध्यान रखिए, कब? 1989 में। जुलाई 2010 की बात करें तो अर्जेंटीना समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर 2019 की बात करें तो ताइवान समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना था। अच्छा, आपको मालूम होगा इस तरह के प्रश्न हमने कई बार आपको बतलाए हैं, जैसे खास करके समलैंगिक विवाह की बात करें तो ऐसे मतलब लोगों के लिए जो खास करके इसमें ट्रांसजेंडर होते हैं, जो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है LGBTQ। इसमें देखिए, एल से होता है लेस्बियन, जी से होता है गे, बी से होता है बाइसेक्सुअल, टी से होता है ट्रांसजेंडर। इस तरह का मतलब यहाँ पर इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस मतलब इस तरह के समुदाय के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाने का फैसला किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि 25। और ये काफी विवादित भी रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा वो सारी जानकारी आपको भी देख के लगेगा कि ये जरूर इसमें विवाद हो सकता है। देखिए, भारत सरकार ने देश में लगे इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब ये फैसला हुआ है, लेकिन सवाल तो एक यही है ना, इतना पीछे जाके इस तरह का पुनः से फैसला देना। ये घटना है 1975 के आसपास की। ठीक है, उस समय घटित हुआ, ये गलत हुआ और मैं भी कह रहा हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन इसके बाद ये दिवस को मनाने की घोषणा करना मतलब थोड़ा ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। देखिए, यहाँ पर जानकारी आप लोग देखिएगा, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया और जिसे कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये घोषणा हुई। और यहाँ पर ये खास करके जो पत्र जारी हुआ है इसमें डिटेल में यही चीजें लिखी गई है। आपको शायद ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसे देखा, पूरी की पूरी चीजें एकदम क्लियर इसमें मेंशन की गई है। वो चीजें यहाँ पर हमने लिखा है, वो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, इसमें एक अतिरिक्त जानकारी यह भी है कि सरकार का कहना है कि यह दिन उन लोगों के योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का अमानवीय दर्द झेला है। क्योंकि ये जो आपातकाल था एक लंबे समय तक रहा था, तकरीबन 2 साल का ये आपातकाल था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय, और इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा किया था। आप इन दोनों को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और ये आपातकाल की बात करें तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक तकरीबन 21 महीनों तक ये आपातकाल था, यानी कि इमरजेंसी था। ठीक है, ये जरूर जो हुआ, जो ये नहीं होना था, ये गलत था। लेकिन इतना पीछे जाके इस तरह की घोषणा करना मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, हम इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रोफेसर को हाल ही में प्रतिष्ठित हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि के चोकलिंगम। ये इनका नाम है, के चोकलिंगम, जो कि तमिलनाडु के हैं। इन्हें इस पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख रहे हैं। देखिए, भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ प्रोफेसर के चोकलिंगम को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी ने प्रतिष्ठित हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, ये पुरस्कार क्या होता है, या फिर अगर हम बात करें विक्टिमोलॉजी आखिर है क्या? ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विक्टिमोलॉजी आखिर होता क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें इनके बारे में। अच्छा, ये जानकारी तो हम आपको दे चुके हैं, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, एक प्रोफेसर हैं। विक्टिमोलॉजी की हम बात करें तो पीड़ित और अपराधी के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए दिया जाता है, मतलब किया जाता है इसके लिए शब्द का प्रयोग, विक्टिमोलॉजी। इसी प्रकार से कई प्रकार के शब्द और भी होते हैं, जिसमें आपको आप लोग देखते होंगे एटोमोलॉजी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी प्रकार से विक्टिमोलॉजी की हम बात करें तो पीड़ित और अपराधी के बीच के संबंधों का जो अध्ययन होता है, उसी को कहला मतलब एक शब्द में अगर बयां करता है तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी का जनक कहा जाता है बेंजामिन मेंडेलसोहन को। ये ध्यान रखिए। आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इन्होंने ही सर्वप्रथम 1947 में, जिस वर्ष अपना भारत आजाद हुआ था, एक फ्रांसीसी पत्रिका में विक्टिमोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये कब किया था? तो 1947 में। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हालांकि अगले वर्ष 1948 में हंस वॉन हेस्टिंग, जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक द क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम में मतलब ये प्रकाशित की थी, जिसमें इसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा था। ठीक है, तो इसी के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन जब भी अगर विक्टिमोलॉजी की बात हो, इसके जनक की बात हो, तो बेंजामिन मेंडेलसोहन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला नवा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया है या फिर नियुक्त किया है। आपसे हमने पूछा कि बताएं कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो कि वर्तमान में 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और कौन है, तो कृष्णन विनोद चंद्रन है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं विकल्प नंबर ए में। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाई कोर्ट के, और किनके स्थान पर है, तो संजय करोल के स्थान पर, यानी कि इनसे पहले संजय करोल थे। और कौन अभी हैं, तो अभी हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि DY चंद्रचूड़। और ये किनके स्थान पर है, तो उदय उमेश ललित, यू ललित के स्थान पर है, जो कि ये 49वें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न यहाँ पर है कि हालिया घोषणा के अनुसार भारत इस वर्ष यानी कि 2024 में 20 से 24 नवंबर 2024 तक कहाँ पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसको लेकर जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इसकी मेजबानी गोवा की तरफ से किया जाएगा, यानी कि गोवा में किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न को। लेकिन उससे पहले जो जानकारी हमने आपको दिया है कि कोर्स को परचेज कीजिए आप सभी लोग, और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, निसंदेह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये प्रोमो कोड या फिर ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। ऑफर 18 जुलाई तक है। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुक गई है। इसको लेकर जानकारी हमने विस्तृत तौर पर आपको दिया है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।